प्रिय भैया, आज हम क्लास 10th में लेसन जो हमारा चल रहा था अक्षर विनिर्माण उद्योग, उसमें आज हम जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उद्योगों का विश्लेषण। सेकेंड पार्ट है हमारा, यानी कि हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया था कि खनिज के आधार, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पूंजी के आधार पर, या ऐसे किसी भी अलग अलग प्रकार से हमने उनका वर्गीकरण किया था। उनमें से आज हम कुछ उद्योगों का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जो खेती के आधारित उद्योग है उसमें सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, रेशमी, ऊनी, चीन, वनस्पति तेल, ऐसे खनिज आधारित में लोहा, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, रसायन, ऐसे कुछ उद्योग। तो ऐसे उद्योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप आते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन काल से ही अति प्रभावित उद्योग है। क्यों प्रभावित है? क्योंकि वस्त्र के बिना देश का कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। हर व्यक्ति की सबसे मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र। तो वस्त्रों की डिमांड थी, वस्त्रों की आवश्यकता थी, और उनमें सबसे पहले सूती वस्त्र का आविष्कार हुआ जब हमारा देश उपनिवेश काल में जीवन जी रहा था, इंग्लैंड के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो उन्होंने यहाँ पर जो उपयुक्त जलवायु थी, क्योंकि सूती वस्त्रों के लिए जो उपयुक्त जलवायु थी वह ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में थी जहाँ लगभग एक जैसा मौसम रहता है। काली मिट्टी की उसमें आवश्यकता रहती है, क्योंकि कपास से ही सब तैयार किया जाता है। जहाँ जहाँ कपास की खेती होती है वहाँ। तो अंग्रेजों ने जहाँ सूती वस्त्र स्थापित किए उनमें मुख्य रूप से मुंबई और गुजरात में की, अहमदाबाद में। इन दोनों में सूती वस्त्र स्थापित करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि ये समुद्री किनारे थे, और समुद्री किनारों पर ज्यादातर मौसम एक जैसा रहता है, नमीयुक्त वातावरण होता है, साफ सुथरा वातावरण होता है। तो ऐसे क्षेत्रों पर ये सारे के सारे उद्योग स्थापित किए गए थे। साथ ही अंग्रेजों के लिए सुविधा थी, क्योंकि वो बड़े बंदरगाह थे, वहाँ से माल को आसानी से लाया और ले जाया जाता था। अंग्रेज मुनाफा कमाने के लिए क्या करते थे? यहाँ से कच्चा माल इकट्ठा करते थे, बंदरगाहों के माध्यम से जहाजों में लादकर उस कच्चे माल को अपने देशों में ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे। वहाँ उसे पक्के माल में परिवर्तित करके, यानी कि उनसे वस्त्र बनाकर, कपड़े बनाकर और वापस भारत में आकर व्यापार करते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। तो अंग्रेजों ने इसलिए इनको उन स्थानों पर ज़्यादा प्राथमिकता दी, ज़्यादा काम किया। तो आज ऐसे उद्योग के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं, मुख्य रूप से कि इस उद्योग का अर्थ क्या है और किस प्रकार से सारा काम करता है। तो गुजरात के आसपास, मुंबई के आसपास जितने भी कपास उत्पादक क्षेत्र थे, वहाँ पर इसकी स्थापना विशेष रूप से की गई। इसमें दो तीन चीज काम करती है इसके लिए। एक तो जो स्थिति है कपास के लिए उपलब्ध बाजार, परिवहन, पत्तनों की आवश्यकता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु, ये सारे इसके ऐसे कारक हैं जिनसे इसकी स्थापना करने में लाभ मिलता है। इस उद्योग से कृषि के निकट संबंध है, यानी कि इसके लिए खेतीबाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कपास की खेती करने वाले किसान होने चाहिए। फिर इसके लिए काम करने के लिए आदमी चाहिए, यानी कपास को चुनने वाले, क्योंकि कपास को ऐसा नहीं कि काट कर प्रेसिंग करनी है, उसको चुनना पड़ता है, एक एक क्रेट से उसको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता होनी चाहिए, कपास को चुनने वाले होने चाहिए। फिर कपास को चुनकर जो एक जगह पर रख देते तो वहाँ अलग अलग गांठे बांधने वाले होने चाहिए। उसको एक कपड़े में गांठे बांधी जाती है उसके निश्चित अनुपात में, तो गांठ बनाने वाले चाहिए। फिर कटाई करने वाले चाहिए, कटाई के बाद उसकी रंगाई करने वाले चाहिए, फिर डिजाइन बनाने वाले चाहिए, फिर उनके पैकेट बनाने वाले चाहिए, फिर सिलाई करने वाले चाहिए। तो इस प्रकार से ये कच्चा माल अनेक लोगों को रोजगार देता है। कितने लोगों को रोजगार दे दिया उसने? कपास किसानों को रोजगार दे दिया, कपास चुनने वालों को रोजगार दे दिया, घाटे बांधने वालों को रोजगार दे दिया, कटाई करने वालों को रोजगार दे दिया, कलर करने वालों को रोजगार दे दिया, सिलाई करने वालों को रोजगार दे दिया, और फिर बने बनाए कपड़े बेचने वालों को, व्यापार करने वालों को रोजगार दे दिया। तो इस प्रकार से इस उद्योग से केवल उद्योग फैक्ट्री वालों को ही रोजगार नहीं मिला,
बल्कि अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। ये अनेक लोगों की आजीविका का साधन है, अनेक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। हमारा देश बने हुए सूती वस्त्रों को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो वह जापान। हमारे यहाँ से जितने भी सूती वस्त्र बनते हैं उनका निर्यातक मुख्य रूप से जापान है। इसके अलावा जो दूसरे उत्पादक या आयात करने वाले देश है हमारे देश से संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है, यूरोपीय संघ के पूर्वी देश है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका, अफ्रीका, ये सारे ऐसे देश हैं जो हमारे देश से सूती वस्त्रों को आयात करते हैं। यानी कि हमारा देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात इतने सारे देशों को भी कपड़े निर्यात करता है, बेचता है और विदेशी मुद्रा कमाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग में हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं। ये दिनों दिन फल फूल रहा है। प्राचीन काल में केवल घरों के अंदर, करगों के अंदर इसको काटा, पहले सूत काटा जाता था, तो घरों के अंदर इसको काटा जाता था करगे के ऊपर, फिर उसके पश्चात हाथों से कपड़े बुनाए जाते थे, तो बहुत समय लगता था, श्रम ज्यादा लगता था। इसको फिर मशीनीकृत किया गया। आजकल करगे मशीन से आते हैं और वो हैंडलूम जो पहले हाथों से कपड़े बुनता था वो भी मशीनों का हो गया है। अब बड़े बड़े प्लांट लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी जिस पर रसायन क्रिया द्वारा अच्छे कलर के माध्यम से और एक ही दिन में अनेक मीटर कपड़ा तैयार कर दिया जाता है आधुनिक डिजाइन के द्वारा। तो इससे हमारे देश में विकास हुआ है बहुत ज्यादा। ज्यादातर मध्य भारत में इसके बड़े बड़े कारखाने हैं, फिर भी संपूर्ण भारत में इसके कारखाने, केवल पूर्वी भारत को छोड़कर बाकी सारे देश में इसके कारखाने देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सूती वस्त्र में बहुत महत्वपूर्ण अपार संभावनाएं हैं। अनेक लोगों को रोजगार देता है, अनेक काम करने वाले आदमी इसमें चाहिए और ग्रामीण आजीविका का एक सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। दूसरा उद्योग लें अपन पटसन उद्योग। सूती वस्त्र के बाद में पटसन उद्योग, यह भी समुद्री किनारों पर ज्यादा, तटवर्ती क्षेत्रों पर ज्यादा इसकी खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि इसको शोधन करने के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जब पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है तो बाकी क्षेत्रों में तो पानी इतना मिल नहीं पाएगा, तो फिर क्या होगा कि ज्यादा पानी के लिए इसे समुद्री किनारों पर विशेष रूप से इसको किया जाता है। भारत पटसन व पटसन निर्मित वस्तुओं के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि बांग्लादेश के बाद में विश्व में बांग्लादेश सर्वाधिक पटसन का निर्यात या उत्पादन करता है। तो दूसरे नंबर का भारत है, यानी कि बांग्लादेश के बाद में दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ इसका उत्पादन होता है। ये ज्यादातर निकटवर्ती क्षेत्रों में, मैंने पहले कहा आपसे, समुद्री एरिया में ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर परिवहन की सुविधा मिल जाती है। इसको आराम से पानी के जहाजों के माध्यम से सस्ता पानी मिल जाता है। और पश्चिम बंगाल में इसकी खेती हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह इसको, कोलकाता में होती है। ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। इसको हम अपनी आवश्यकताओं के बाद में निर्यात ज़्यादा करते हैं। उनमें अमेरिका, कनाडा, घना अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको इसको निर्यात किया जाता है। हमारे देश में ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, प्राचीन काल में खूब सारा होता था, लेकिन वर्तमान में रासायनिक उद्योगों का अधिक प्रभाव होने की वजह से इसका नायलॉन का इस्तेमाल हो गया अब, और प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा होने लग गया, इसलिए इसका कम उपयोग होने लगा था। लेकिन सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में पैकेजिंग का सारा काम अब इससे बने उत्पाद को दे दिया है। परिणाम स्वरूप अब हमारे देश में भी इसकी खपत को बढ़ाया गया है, ज़्यादा मात्रा में अब इसकी खपत बढ़ने लगी है। तो कृषि आधारित पटसन उद्योग जो बड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग जो बड़ा उद्योग है, इसके बारे में समझा हमने, पटसन के बारे में समझा। अगला उद्योग आता है चीनी उद्योग। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में इसको प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश के गन्नों में ज्यादा सीक्रेट नहीं होता है, जो चीनी उत्पादन में ज्यादा लाभकारी होता है। लेकिन जो महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ पर सेक्रेट ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए वहाँ की गन्ना, वहाँ चीनी मिलों की ज्यादा मात्रा रहती है। राजस्थान में श्री गंगानगर शुगर
तो अब वो बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ गन्ना उत्पादन ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। हाड़ौती का किसान ज़्यादातर सोयाबीन और गेहूँ की फसल के पीछे पड़ा रहता है। परिणाम स्वरूप गन्ना का यानी कि कच्चा माल नहीं मिल पाने के कारण ये मिल बंद हो गई है और गन्ना नगर के मिल को शराब में कन्वर्ट कर दिया गया है। चीनी भी आजकल हर घर की आवश्यकता है, हर घर के अंदर चीनी की आवश्यकता होती है, उसके उत्पाद की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्पादन भी लार्ज स्केल पे होता है। किसान गन्ना पैदा करता है तो किसानों को इसको आजीविका का फायदा मिलता है, किसानों को आजीविका मिलती है, गन्नों की कटाई करने वालों को मिलती है, छिलाई करने वाले को मिलती है, वहाँ मिल तक ले जाने वालों को मिलती है। तो इस प्रकार से सारा काम मशीनी के साथ साथ मानव संसाधन से भी किया जाता है, यानी कि अनेक लोगों को ये रोजगार और आजीविका प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य कृषि आधारित उद्योग थे जिनके बारे में हमने समझा है कि ये क्या क्या है और किस किस प्रकार से ये काम करते हैं। खनिज आधारित जो उद्योग उसमें लौह इस्पात उद्योग जो सब सारे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है एक प्रकार से। तो ये एक विशेष प्रकार का लोहा इस्पात उद्योग जो सबसे भारी उद्योग के अंदर इसको शामिल किया जाता है। बहुत मूलभूत आवश्यकता इसकी रहती है। इसको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले इसका लोहे का जो कच्चा माल रहता है उस कच्चे माल को प्रगलन इकाई में ले जाकर इसके अंदर चूना पत्थर मिलाया जाता है, हीरा मिलाया जाता है और उसका शोधन होता है। शोधन होने के बाद में ये केवल ढेरे के रूप में काम निकलता है कि इसमें इसको गुणवत्ता रूप बनाने के लिए यानी कि अलग अलग चीजें इसमें मिलाई जाती है। इसमें अलग अलग उत्पाद मैग्नीज मिलाया जाता है, कोई कॉपर मिलाया जाता है, कुछ अलग अलग चीजें मिलाकर इसको अलग अलग रूप में इसको उपयुक्त के रूप में बनाया जाता है और फिर वापस मिलाकर और इसको अलग अलग इसमें डाला जाता है, प्लेट्स के रूप में या गडर के रूप में या तार के रूप में या किस रूप में, यानी कि अलग अलग आकार और रूप इसके दिए जाते हैं। ये पूरे विश्व का नहीं, पूरी पृथ्वी का ये आधार स्तंभ है मान के चलो आप। ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिसमें लोहा इस्पात की वस्तुएं नहीं मिलती। भवन निर्माण में ये चाहिए, पुल बनाने में ये चाहिए, अंडरपास बनाने में ये चाहिए, ओवरब्रिज बनाने में ये चाहिए, लाइट का सामान कमरे तैयार करने में ये चाहिए, हर फैक्ट्री की स्थापना के लिए ये चाहिए, कंक्रीट की सड़क बनानी है ये चाहिए, बिल्डिंग बनानी है ये चाहिए, यानी कि लोहा इस्पात आज सबसे मूलभूत उपयोग करने वाला ये हो गया। फिर भी विश्व की अपेक्षा हमारे देश में इसकी खपत कम है, जो होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की वह कम है। अमेरिका में हमसे कई ज्यादा है। तो इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग भारी उद्योगों में सम्मिलित किया जाता है। सारे उद्योगों की इसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसके उत्पादक क्षेत्र हमारे देश में कम है, फिर भी इसका शोधन करने की जगह जगह फैक्ट्रियाँ होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो भारत सरकार की इकाई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से उत्पादन करके और मार्केट में इसको बेचा जाता है। तो इस प्रकार से खनिज आधारित उद्योग में आज हमने लोहा इस्पात उद्योग के बारे में समझा है। बाकी जो शेष उद्योग बचते हैं, सीमेंट उद्योग या रसायन उद्योग, ऐसे सारे उद्योग, उनके बारे में हम कल विस्तार से समझेंगे। जय हिंद।